Good afternoon, everyone. Apologies for being a little late today. We'll wait for a couple of minutes for everyone to join, then we will start. Good evening, Seema ji. Good evening, Kedar ji. Can you hear me? Yeah, okay. So let's start. आज का टॉपिक हमने जो लिया है वो है अस्थमा एंड सीओपीडी बिकॉज आजकल बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो अस्थमा और सीओपीडी के लिए परेशान हैं आज का टॉपिक वन सेकेंड राइट apologies for that so and खासकर if you will see बच्चों में काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगी हैं तो इसके लिए वी हैव आइडेंटिफाइड कि we'll discuss this for next 20 to 30 minutes and then we'll take your questions. So just to start अस्थमा एंड सीओपीडी सो जैसे ही हम अस्थमा या सीओपीडी का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम. So respiratory system primarily three major parts में divided है. One is the airway, जिसमें हमारा नोज से लेके पूरा माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेचिया, ब्रोंकाई एंड पूरा एयरवे जिससे हमें सांस लेते हैं. And then we have lungs and the muscle, right? So these are the three primary part which are there for respiratory system. And airway पूरा mouth nose से लेके पूरा mouth, pharynx, larynx, bronchi, everything which carries the air to the lungs, right? So बाहर के वातावरण से lungs तक जो भी चीजें हवा को पहुंचाती हैं वो सारा पार्ट एयरवेज में आता है. एंड लंग्स का हमारा मेजर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो प्रोसेस होता है द प्रोसेस इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. सो हम इनहेल करते हैं एयर को और एक्सहेल करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट. सो जिसमें हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में पहुंचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं. सो दिस इज अ काइंड ऑफ डिटॉक्स और क्लिनजिंग प्रोसेस जो 24 घंटे हमारा चलता है. तो अगर हम बात करें हमारी बॉडी के जो एक्सक्रीशन सिस्टम है जो शरीर से गंदगी को बाहर निकालते हैं, सो मेजर सिस्टम जो हमारे हैं, वन इज स्टूल, जो हम स्टूल के थ्रू गंदगी शरीर से बाहर निकालते हैं. सेकंड इज यूरिन. थर्ड इज वी आर डूइंग स्वेटिंग एंड ऑल. एंड फोर्थ इज प्राइमरली आवर ब्रीदिंग पैटर्न जो कि 24 घंटे चलता है. सो ब्रीदिंग प्रोसेस, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द ओनली सिस्टम जो 24 घंटे हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालता रहता है. और अगर इस सिस्टम पे कोई इम्पैक्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी. सो कंसिडरिंग दैट respiratory system is very critical for our overall well-being and health. So when we talk about asthma, asthma is a chronic lung disease जो हमारी फेफड़ों की डिजीज है जिसमें हमें इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है और हमारी जो एयरवेज हैं जो नोज से लेके हमारे फेफड़ों तक हवा को पहुंचाता है तो वो एयरवे हमारी नैरो हो जाती है जिसमें वो सिकुड़ जाती है या उसमें पैसेज कम हो जाता है. सो इसमें हमें जनरली होता क्या है अस्थमा में. अस्थमा में हमें रिकरिंग छाती में भारीपन होता है, सांस की कमी होने लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, खांसी होने लगती है, बहुत जल्दी ही एलर्जी किसी भी चीज़ से हम पकड़ लेते हैं. सो दैट इज जनरल सिम्टम्स ऑफ अस्थमा. और अगर हम नेशनल हार्ट लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट जो बहुत ही रीनाउंड इंस्टीट्यूट है यूएस का, अगर हम उसकी माने तो अस्थमा हैज़ न्यू क्योर. सो उनके हिसाब से अस्थमा का कोई इलाज नहीं है. अगर आप ठीक भी हैं उसका मतलब ये नहीं है कि अस्थमा ठीक हो गया है. अस्थमा कभी भी रिकर हो सकता है, राइट. एंड विद जितने भी आजकल के ट्रीटमेंट हैं एज पर नेशनल हार्ट लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट, सो यू कैन ओनली मैनेज the asthma. You cannot cure it. So if you'll see,
especially in allopathy, when we talk about these kind of diseases, be it diabetes, be it BP, be it asthma, be it digestion. So as per allopathy, you cannot cure it. You can only manage it. So for the management of those symptoms or management of those problems, आप continuously medication लेते रहते हैं. So from that perspective, it is important to understand can that be cured naturally? इसको हम naturally ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए. सेकेंडली, और प्रिवेंशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट, कि हम उसको कैसे अवॉइड करें कि इस तरह की सिचुएशंस ना आए. तो अगर हम थोड़ा स्टेटिस्टिक्स पे जाएं कि कितने लोग अस्थमा से परेशान हैं, तो अगर मैं बात करूं यूएस की, तो यूएस में 25 मिलियन लोग, राइट, 25 मिलियन लोग अस्थमा से परेशान हैं. दिस इज अ डेटा ऑफ 2015. और अगर हम डायग्नोज की बात छोड़ दें तो अप्रॉक्सीमेटली 40 मिलियन ऐसे लोग होंगे जो अस्थमा से परेशान हैं इन द यूएसए. सो अगर हम इसका स्टैट पूरा निकालें तो 12 में से एक अडल्ट अस्थमा का शिकार है और 10 में से एक बच्चा अस्थमा का शिकार है. और अगर हम इंडिया की बात करें, आउट ऑफ 1.31 बिलियन पीपल, तो हमें 6% ऑफ आर चिल्ड्रन, राइट, 6% जितने भी बच्चे हैं उनका 6% हमारा जो है अस्थमा के शिकार हैं और 2% अडल्ट. सो दिस इज अ हाई लेवल स्टैट्स फ्रॉम द डिफरेंट बॉडीज. और अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें तो अस्थमा अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन पीपल, 300 मिलियन पीपल जो हैं वो अस्थमा से परेशान हैं. और 480,000 एनुअल डेथ्स. सो दिस इज अ एनुअल डेटा. और 4,80,000 लोग अस्थमा से हर साल मर जाते हैं. सो दिस इज दी गवर्नमेंट बॉडी स्टैट्स. एंड अगर हम इसको एक्चुअल नंबर पे जाएंगे, जहां पे विलेजेस में जहां पे डायग्नोज ही नहीं होता है, तो दिस नंबर वुड बी मच 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 हायर, राइट. एंड एज पर दी करंट प्रिडिक्शन, इन नेक्स्ट 5 years ये नंबर जो है 100 मिलियंस और बढ़ जाएगा. So from that perspective, we can understand the criticality and the urgency of the situation, कि हमें अस्थमा को कैसे हैंडल करना है और अस्थमा का हमें कैसे ख्याल रखना है. So, COPD and asthma, they are the chronic respiratory diseases among the leading causes of mortality and morbidity worldwide. So, one of the major reason पूरी दुनिया में जिसमें लोगों की डेथ होती है. और इसका अगर हम रैंक बोलें तो COPD का रैंक है 8th एंड अस्थमा का रैंक है 23rd, जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं ड्यू टू एनी रीजन. एंड अगर हम बात करें मेडिसन्स की और खर्चे की, सो अस्थमा का जो पेशेंट है वो अप्रॉक्सीमेटली वे हाई स्पेंड करता है अदर देन दी नॉर्मल पेशेंट्स, बिकॉज इसमें आपको रेगुलर पंप्स लेने पड़ते हैं, रेगुलर मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं. तो अब हम बात अगर करें कि अस्थमा क्यों होता है, अस्थमा का कारण क्या है. सो अस्थमा का कारण, बहुत सारे कारण हैं अस्थमा के, जिसमें से एक है किसी ना किसी चीज से एलर्जी, इंटरनल और एक्सटर्नल. दैट कैन बी एलर्जी फ्रॉम पोल्यूशन, एलर्जी फ्रॉम डस्ट, एलर्जी फ्रॉम मड, एलर्जी फ्रॉम एनीथिंग, राइट. सो दिस इज वन ऑफ द रीजन. किसी को किसी एनिमल के हेयर से एलर्जी हो जाती है, किसी को किसी स्पेसिफिक प्लांट से एलर्जी हो जाती है, कि कॉन्टिन्यूस स्नीजिंग शुरू हो जाती है आपको, या कफ एंड कोल्ड पकड़ लेता है, ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, राइट. सिमिलरली कुछ लोगों को फूड से भी एलर्जी होती है, दूध से एलर्जी होती है, अंडों से एलर्जी होती है, चॉकलेट्स हैं, आलू हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी एलर्जी, सॉरी सॉरी, तो जिनसे हमें अस्थमा हो सकता है. सिगरेट स्मोकिंग, टबैको, एनी फॉर्म में टबैको को हम यूज कर रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजन. केमिकल इरिटेंट्स, आजकल केमिकल्स का इतना कंजम्पशन बढ़ गया है जो प्रिजर्वेटिव्स की वजह से, कैंड और पैक्ड आइटम्स की वजह से, दैट कैन बी वन रीजन. So that can also held accountable for the chemical for the asthma patients. अगर हमारी बॉडी में किसी तरीके से केमिकल कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है, दैट कैन ऑल्सो बी ए प्रॉब्लम. हमारा नर्वस सिस्टम अगर ठीक काम नहीं कर रहा है, तो अगर हम बात करें हमारे नर्वस सिस्टम की, तो आपने ध्यान भी दिया होगा, हमने जितने भी सेशन किए हैं उनमें लास्ट में हम 6 आइटम्स पे कंक्लूड करते हैं. तो वो 6 आइटम्स कौन सी होती हैं? अगर हम 6 आइटम्स की बात करें, सो वी टॉक अबाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन, वी टॉक अबाउट प्रॉपर बॉडी नर्वस सिस्टम और सर्कुलेशन सिस्टम, राम नाम, योगा एक्सरसाइज, a good digestive system और sufficient rest.
तो अगर हमारे नर्वस सिस्टम में कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी, तो अगर हम बात करें, अगर हमारा नर्वस सिस्टम अच्छा नहीं है, तो क्या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा? नहीं होगा। क्या हमारे लंग्स अच्छे होंगे? नहीं होंगे। क्या हमारी किडनी अच्छी होंगी? नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि जो उनका फूड है वो उन्हें ठीक से पहुंच ही नहीं रहा है, अगर हमारा नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो फॉर आवर एवरी ऑर्गन, अगर हम उसके फूड की बात करें, तो फूड इज इधर ब्लड और ऑक्सीजन, राइट। सो उसमें हमारे रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम और डाइजेशन तीनों का बहुत ही क्रिटिकल रोल है। Another factor which you have heard is a genetic factor, right? So जीन्स में की वजह से भी हमें ये दिक्कत आती है। तो आपके जैसे पेरेंट्स आर अस्थमेटिक हैं, तो बच्चों को चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि वो आगे चिल्ड्रन में अस्थमा की कंडीशंस आती हैं। क्योंकि और सेकेंडली, लेकिन इसको हमने एक्सेप्ट नहीं कर लेना है। अगर हम बोलते हैं कि जेनेटिक ये चीज़ें हैं, देखो जीन्स में हमारे चीज़ें चलती हैं, बट देयर हैज़ टू बी सम ट्रिगरिंग पॉइंट। अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और आप इंश्योर करेंगे कि आप आपकी बॉडी में कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रहा है, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर डाइजेशन प्रॉपरली, यू आर टेकिंग सफिशिएंट रेस्ट, यू आर स्लीपिंग वेल, यू आर ईटिंग वेल, राइट, देन आपकी जीन्स में कोई चीज होते हुए भी ट्रिगर नहीं होगी। वो जरूरी नहीं है। हमें मेजरली जो हमारा ट्रिगर होती हैं जो प्रॉब्लम्स, दैट इज ड्यू टू बैड लाइफस्टाइल। अगर मैं एक और उसकी बात करूं कारण की, तो इफ यू विल सी, आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा अस्थमा है, बहुत ज्यादा कंडीशंस हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। इफ यू विल सी, अगर आप बात करेंगे किसी पल्मोनोलॉजिस्ट से या चेस्ट स्पेशलिस्ट से, सो दे विल एडवाइज यू कि आजकल कितने ज्यादा बच्चे इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। लेकिन क्यों? अगर हम उस क्यों का जवाब ढूंढने जाएंगे, तो हमें समझ में आएगा। आप आज से 15 साल पहले चले जाएं, तो जितने भी बच्चे थे, देवर प्लेइंग लॉट ऑफ आउटडोर्स, इतना आउटडोर गेम खेलते थे कि पैदा होते ही आफ्टर फ्यू मंथ्स दे स्टार्टेड गोइंग आउटसाइड। तो वहां पे उनका एक नेचुरल एक्सपोजर होता था डस्ट के साथ, डस्ट के साथ उनको डस्ट पार्टिकल्स ऑटोमेटिकली नोज में जाते थे जब हम खेलते थे, राइट। तो एक लेवल ऑफ इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। लेकिन आज की डेट में क्या होता है, बच्चा पैदा होता है और रूम में हम एक एयर प्यूरिफायर लगा देते हैं। एयर प्यूरिफायर लगाने से उसकी सेंसिटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि एज सुन एज ही इज एक्सपोज्ड टू एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन और एनी काइंड ऑफ डस्ट, ही इज got some kind of allergy or got struck with some conditions or symptoms of asthma. So this is one of the very big reason कि हमने जो डस्ट के साथ अपना एक्सपोजर ही खत्म कर दिया है, बिकॉज वी आर लिविंग इन दैट काइंड ऑफ कंट्री जहां पे आप डस्ट को 100% अवॉइड नहीं कर सकते। इफ यू आर स्टेइंग इन यूएस और यूके, आई एम फाइन, बिकॉज वहां पे डस्ट का इतना एक्सपोजर नहीं है। बट बीइंग इन इंडिया, सो आपको वो डस्ट का एक्सपोजर 100% अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो अगर आप एयर प्यूरिफायर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रखेंगे, तो आपको अस्थमा का प्रॉब्लम डेफिनेटली होगा। क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी है वो इस तरीके से डेवलप्ड हो जाती है कि जैसे ही फिर आपको कुछ पार्टिकल्स आए डस्ट के, तो यू विल स्टार्ट स्नीजिंग और यू विल हैव रेड आईज और आपको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। सो यू नीड टू एक्ट एज पर द रीजन। जैसे कहा जाता था ना कि जैसा देश वैसा भेष, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। तो आपको अपनी जो लोकल रीजन है, सो रीजनल वैल्यूज को आपने अपनी रिस्पेक्ट करना है। जो सीजनल वैल्यूज हैं उनको आपने रिस्पेक्ट करना है कि आप जो फ्रूट्स खाते हैं वो सीजनल फ्रूट्स खाएं। जो रीजनल जो चीज़ें हैं, जो हमारे इवन इनिशियली अगर आप देखेंगे पुरानी बुक्स जो आप टेक्स्ट जो पढ़ते हैं, तो उसमें तो ये लिखा होता था कि इवन जो आप वही उन्हीं चीज़ों को कंज्यूम करें जो विद इन आप 50 to 70 किलोमीटर की रेंज में आपके प्रोड्यूस होती हैं, बिकॉज दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एज पर योर क्लाइमेट कंडीशन, एज पर योर वेदर, एज पर योर बॉडी। तो हमें अपनी रीजनल चीज़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। So from that perspective, I would suggest parents should let their kids go out. वो जितना ज्यादा खेलेंगे उतनी ज्यादा उनकी इम्यूनिटी डेवलप होगी, जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा उनका मड से, सन से और सारी चीजों से, सो वो उतने ही अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे रादर देन कीपिंग देम ऑलवेज इनडोर। एंड प्लीज एयर फिल्टर से तो थोड़ा दूर ही रहें, एयर प्यूरिफायर से तो थोड़ा दूर ही रहें, ताकि आप, क्योंकि आप बाहर की एयर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि वो एक इम्यूनिटी डेवलप हो। बच्चों को आदत डालें कि मॉर्निंग में प्राणायाम करें, ताकि जिस टाइम पे ऑक्सीजन लेवल सबसे ज्यादा है, तो हम वो अपनी बॉडी में इनहेल कर रहे हैं एंड वी आर गिविंग द मैक्सिमम ऑक्सीजन टू आवर डिफरेंट ऑर्गन्स। अब अगर हम बच्चों की और सिचुएशन की बात करें, तो एक टाइलोनॉल है, एक कॉमन मेडिसिन होती है जो बेबीज को दिया जाता है, राइट। सो एंड बहुत कम एज में वो मेडिकेशन दी जाती है। तो अगर हम उस स्टडी को अगर पढ़ते हैं, तो जो चिल्ड्रन एज 6 to 7 है,
राइट, अगर तो उसमें 10,371 बच्चों को टाइलेनॉल दिया गया था, तो वहां पे 70% जो रिस्क है अस्थमा का बढ़ गया था। और अगर हम, ये सिचुएशन तब थी जब उन्होंने साल में एक बार टाइलेनॉल का कोर्स किया था। अगर उन्होंने टाइलेनॉल वंस इन अ मंथ लिया है, तो देन द रिस्क ऑफ एस्थमा इज इंक्रीजिंग बाय 554%, राइट। सो दीज काइंड ऑफ स्टैट्स कैन गिव यू द व्यू कि हम कितना हमारी बॉडी फ्रिजाइल है अगर हम इन केमिकल एक्सपोजर अपनी बॉडी को देते हैं। सो कमिंग बैक अगेन टू नर्वस सिस्टम, राइट। सो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, C7 to C7 जो हमारे सर्वाइकल एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारी स्पाइन का जो अपर पार्ट होता है C1 to C7, सो वहाँ पे C3 to C5 जो हमारी इनर्वेट करती है हमारे डायफ्रैगम को, राइट। सो C3 to C5, एंड इट इज ऑलवेज सेड लाइक C3 C4 C5 कीप्स यू अलाइव। दैट इज सो क्रिटिकल कि जो हमारे इनर्वेशन है लंग्स की तरफ जा रहा है, जो हमारी सारी वेन्स निकलती हैं, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वी टेक केयर ऑफ आर दिस रीजन very well if we want to keep our lungs healthy, if we want to keep our brain healthy, if we want to keep our overall upper system healthy, right? So this is one of the critical things. So neck exercises बहुत important है। अब हम बात करें अगर अस्थमा और मिल्क की अगर हम बात करते हैं, राइट, कि इज मिल्क बेटर फॉर एस्थमेटिक पेशेंट्स और नॉट, राइट। तो अगर हम मिल्क की बात करें, मिल्क भी आजकल बहुत तरह के मिल्क हो गए हैं। आज हमारा पेस्चराइज्ड मिल्क आता है हमारा, जो प्रोसेस्ड होता है इन ए वे, राइट। तो अगर आप कंपेयर करो पेस्चराइज्ड मिल्क, सेकंड जो मिल्क आपने गर्म कर दिया है, काइंड ऑफ बॉइल्ड मिल्क, नॉर्मली अगर आप कहीं फ्रेश कहीं किसी डेयरी से भी लेके आते हैं, एंड थर्ड इज रॉ मिल्क, राइट, जो बिल्कुल भी ना गर्म किया गया है ना किसी तरीके का प्रोसेस किया गया है। तो अगर हम इन तीनों मिल्क को कंपेयर करें, तो जो लोग रॉ मिल्क पीते हैं, राइट, उनके एस्थमा डेवलप करने के चांसेस 41% कम हैं। 41% कम है, राइट, रिड्यूस्ड बाय 41%, राइट। और अगर वो लोग बॉयल करके पीते हैं, राइट, सो दे विल गेट मोर एस्थमेटिक कंडीशन। और अगर पेस्चराइज्ड मिल्क ले रहे हैं, तो देन दिस परसेंटेज इंक्रीज मोर, राइट। तो अगर आप आजकल जाएंगे तो सबसे पहले आपका मिल्क बंद करा दिया जाता है, क्योंकि पेस्चराइज्ड मिल्क, boiled milk, right, this is not helpful, right. So from that perspective, we need to see if we can take raw milk. That is very good for all different kind of diseases, even including asthma. But if we are taking processed milk or pasteurized milk, so that is not at all healthy. So that is also one of the important factor. Second, breastfeeding, right? So if you will see, breastfeeding is also kind of being avoided these days. आजकल breastfeed नहीं कराया जाता बच्चों को, and they try कि उनको external milk पे जल्दी से जल्दी ले आया जाए। बट अगर आप स्टैट्स देखेंगे, तो जिन बच्चों ने इनिशियली मंथ्स में अपने ब्रेस्ट फीड किया होता है, तो उनके एस्थमा की जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, right? So this is even written in the journal of pediatrics 30, right? So breastfeeding was shown to reduce the risk of allergy and respiratory diseases. अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं, तो एलर्जी और रेस्पिरेटरी चीज़ों की जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो इफ यूल सी, जितने भी प्री मेच्योर बेबीज हैं, राइट, उनको आपको ये प्रॉब्लम नजर आएगी, जिनको ब्रीदिंग का, रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम है। जिन बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं मिलता, दे आर ऑन दी पाउडर मिल्क एंड ऑल, दे विल ऑल्सो हैव दिस सिमिलर प्रॉब्लम फॉर मेनी मेनी ईयर्स, जहाँ पे अस्थमा और एलर्जी कंडीशन वो काइंड ऑफ डेवलप कर लेते हैं। तो अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बहुत फायदा पहुंचाती हैं, लाइक कलौंजी इज वेरी वेरी गुड फॉर अस्थमेटिक पेशेंट। सो ब्लैक सीड और कलौंजी, वी कैन नेम इट एनी एनी वे। सो दैट हैज बीन प्रूवन वेरी इफेक्टिव इन एंटी अस्थमेटिक इफेक्ट। तो अगर आप उसको लेते हैं तो आपके एयरवेज को खोलने के लिए बहुत अच्छा काम करती है कलौंजी। सो यू कैन यूज दैट ऑल्सो। सेकेंड है विटामिन डी, राइट। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, सो देर इज वेरी हाई चांसेस कि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज आपका ऑटो इम्यून प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, आपकी इम्यूनिटी बहुत पुअर हो जाती है। सो फ्रॉम दैट perspective, maintaining vitamin D is very 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 critical. And whenever you are taking vitamin D capsules as well, or any kind of sachets, so please make sure you are taking vitamin K2 also, because if you are not taking vitamin K2, then vitamin D एब्जॉर्ब नहीं होता उतना इफेक्टिवली बॉडी में, और जस्ट वो एक्यूमुलेशन होता रहता है। तो सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
And fruits and vegetables, we will discuss more in detail also. So we just need to ensure like fresh and seasonal fruits and vegetables will also reduce the risk of asthma in adults and children both. So this is another part. And if we talk about mudras, because we have discussed mudras in a lot of earlier session also, right? So अगर हम मुद्रा की बात करते हैं, राइट, सो देयर इज अ मुद्राष्ट मुद्रा विच वी कॉल एज अ बेसिकली अस्थमा मुद्रा एज वेल, जो हमारे अस्थमा अटैक्स को अवॉइड करने में काफी काम करती है। तो इस मुद्रा को बनाया जाता है कि हम अपनी जो बीच वाली फिंगर है, राइट, उसको हम मिला लें ऐसे, राइट, आई होप यू कैन सी माय हैंड्स ऑन स्क्रीन, एंड बाकी सारी फिंगर्स को आप अलग अलग रखें, right? So if you make this practice, right, approximately doing 20 to 30 days, 20 to 30 minutes, sorry, daily basis, your chances of getting asthma attack will be very, very less, right? So this is one very important mudra which we should practice for 15 to 20 minutes on daily basis, and खासकर जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनको तो जरूर करना चाहिए। Moving towards from the treatment perspective, so most important factor is cleanliness of your different organs. So as we discussed on the excretion system, so हमें बहुत ध्यान रखना है अपना digestion system हमारा बहुत effectively काम करना चाहिए, bowel movement बहुत अच्छी है। Secondly, urine का कोई problem नहीं होना चाहिए, आपका urine flow should be right और urine frequency should also be okay, and so excretion system is very very important. हम पेशेंट्स को चेस्ट पे हॉट एंड कोल्ड के पैक दे सकते हैं। तो आप जैसे भी कभी भी हॉट एंड कोल्ड के पैक देते हैं, कहीं भी आपको ब्लॉकेज लगती है किसी भी बॉडी के पार्ट में, राइट, सो हॉट एंड कोल्ड इज वेरी वेरी इफेक्टिव, बिकॉज ये आपकी नसों को सिकोड़ेगा और खोलेगा जब आप हॉट एंड कोल्ड का कॉम्बिनेशन लेते हैं। एंड वेन एवर यू आर डूइंग हॉट एंड कोल्ड कॉम्बिनेशन, यू नीड टू स्टार्ट विद हॉट, गर्म से शुरू करें और ठंडे से खत्म करें। अगर आप, और गर्म की ड्यूरेशन ज्यादा होनी चाहिए, ठंडे की कम होनी चाहिए। जैसे अगर गर्म को आप 5 मिनट दे रहे हैं तो ठंडे को 3 मिनट दें, और 3 सेट करें एटलीस्ट 5-3, 5-3, 5-3, 5-3। और अगर 3 मिनट गर्म दे रहे हैं तो 1 मिनट ठंडा दें, ताकि 3-1 के कॉम्बिनेशन में आप 3 सेट्स दें एटलीस्ट। और इसमें अगर आप थोड़ा सा कैम्फर मिला लेंगे तो वो कंजेशन को रिलीव करने में और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। स्टीम बाथ इज वेरी वेरी इफेक्टिव, और अगर आप स्टीम बाथ देने से पहले तिल के तेल को हल्का सा गर्म करके अपनी पूरी चेस्ट पे अगर मसाज कर लेंगे तो वो बहुत आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। हॉट फुट बाथ इज वेरी गुड। हॉट स्पाइन बाथ इज वेरी गुड, जिसमें हम स्पाइन पे लेट जाते हैं, हमारा टब होता है एक कंडीशन में जिसमें आप लेट जाएंगे और अपनी चेस्ट पे पानी डालते रहेंगे और पूरी स्पाइन आपकी पानी के अंदर होती है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव। घर्षण बाथ जिसमें आप बॉडी को रब किया जाता है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव। सन बाथ इज वेरी गुड, बनाना बाथ इज वेरी गुड। सो ऑल दीज थेरेपीज हेल्प्स अ लॉट इन क्यूरिंग अस्थमा। और अगर हम स्टीम बाथ जैसे ले रहे हैं तो स्टीम बाथ में भी आप मल्टीपल चीजें ऐड कर सकते हैं। सो यू कैन ऐड यूकेलिप्टस के पत्ते या यूकेलिप्टस ऑयल यू कैन ऐड, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव रेमेडी फॉर ओपनिंग योर एयरवेज। एंड you can use ajwain or ginger as well if eucalyptus leaf is not available, so you can use ginger or ajwain. Hot and cold compress, we have just discussed ki hot and cold compress will help a lot, so hot and cold packs or hot and cold compress. And mustard oil mixed with camphor will also help. So in case of asthma attack, right, so अगर आप सरसों के तेल में कपूर मिला के चेस्ट और बैक पे मसाज करेंगे तो दैट विल ऑल्सो बी वेरी इफेक्टिव। सो यू जस्ट नीड टू एंश्योर लाइक फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट, सो बैक इज ऑल्सो इक्वली क्रिटिकल फॉर एस्थमेटिक पेशेंट्स। जैसे जनरली क्या होता है, घरों में खांसी हो रही होती है, किसी को होता है, तो हम जस्ट बैक मसलना शुरू कर देते हैं और उनको थोड़ा सा आराम लगता है। सो वो दैट परस्पेक्टिव इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल के पत्तों को उबाल के लें दिन में 2 बार, वो बहुत फायदा करेंगे। जब आपको प्राणायाम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर प्राणायाम आप पीपल या नीम के पेड़ के नीचे बैठ के करेंगे 15 से 20 मिनट, सो यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स, राइट, बिकॉज वहां पे ऑक्सीजन लेवल सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आप वॉक करने जा रहे हैं पार्क में, तो मेक श्योर कि आप पीपल या नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाएं थोड़ी देर, और 15-20 मिनट कम से कम वहां पे डीप ब्रीथ करें। जूस एंड फ्रूट फास्टिंग कैन ऑल्सो बी डन इन एस्थमा, बट दैट वो सुपरविजन के अंडर ही होनी चाहिए फास्टिंग हमेशा। घर पे आप जस्ट एक्सपेरिमेंट्स ना करें। और एक जूस होता है, खासकर अभी जैसे हम वी आर टॉकिंग इन सितंबर, तो भी ये जूस बहुत इजीली अवेलेबल होने वाला है। एबीसीटीजी जूस होता है, राइट, एक आंवला, बीटरूट, कैरेट, टर्मरिक एंड जिंजर, राइट। सो इसमें आप 50 ग्राम आंवला लें, उसका डबल बीटरूट,
उसकी डबल कैरेट, राइट, एंड अप्रोक्सीमेटली 3 स्पून के आसपास आप हल्दी ऐड करें, कच्ची हल्दी हो तो बहुत अच्छी बात है, एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ अदरक। तो इसको आप मिक्स करके अगर एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में इस जूस को लें तो अस्थमा पेशेंट्स को बहुत ही एक्सट्रीमली बेनिफिट होता है। हल्दी को हम गरम करके उसमें हनी ऐड करके भी ले सकते हैं गरम पानी में। जिंजर की स्टीम वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, जिसमें थोड़ा सा अगर आप क्लोव्स ऐड कर लें, लहसुन थोड़ा सा ऐड कर लेंगे तो वो स्टीम बहुत फायदा करेगी। Processed milk should be removed from your diet, right? And patients should take slightly warm water, right? और अगर हम शुद्धि क्रियाओं की बात करें तो जल नेति और रबड़ नेति is very very effective, and partial nasyam, right? So nasyam can be taken in any form, partial or full form. So nasyam will also be equally effective when we talk about the therapies for asthma patients. So now, moving back to some basics, right? So we need to take care of our biological clock. हम टाइम से सोएं, टाइम से उठें और भोजन अपना समय से करें, एंड कोशिश करें जो हमारे फूड की टाइमिंग्स है वो फूड की टाइमिंग्स सेम ही रहे। अगर हम 8 बजे खाना खाते हैं तो कोशिश करें 8 बजे ही खाना खाएं। 30 मिनट्स आगे पीछे हो सकता है बट दैट शुड बी फाइन। अदरवाइज दिस कैन क्रिएट काइंड ऑफ डिफरेंट एसिड्स एंड गैस इन योर बॉडी, so this will going to take care of your overall digestive system, so which is very very critical, right? And इफेक्टिव स्लीप विल गिव रेस्ट टू योर ऑल ऑर्गन्स। आपके सारे ऑर्गन्स को आराम मिलेगा अगर आप टाइम से सोएंगे और टाइम से उठेंगे, सो दैट विल अनदर इफेक्ट। एंड 40 दिन के लिए आप जल नीति और रबड़ नीति करें, यू विल सी एक्सट्रीम रिजल्ट्स कि आपकी पूरी, चाहे किसी को साइनस की प्रॉब्लम है, चाहे किसी को बेसिकली चेस्ट से ऊपर किसको जो भी कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें अगर आप जल नीति और रबड़ नीति करेंगे दैट विल गिव यू एक्सट्रीम रिजल्ट्स, एक्सट्रीमली बेनिफिट रिजल्ट्स। सो एट लास्ट 6 कीज जो हम हर सेशन के बाद एटलीस्ट डिस्कस करते हैं, सो दे आर प्राइमरली प्रॉपर न्यूट्रिशन, सो वी नीड टू ईट वेल, ऑल सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सेकेंडली राम नाम एंड प्राणायाम, वी नीड टू कंटिन्यूसली डू मेडिटेशन एंड भगवान को हमेशा याद करते रहना चाहिए। प्रॉपर बॉडी सर्कुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नर्वस सिस्टम एंड सर्कुलेशन। योगा एंड एक्सरसाइज इंक्लूडिंग शुद्धि क्रियाएं हमें बहुत ज़्यादा फायदा करेंगी इसमें। हेल्दी गट, डाइजेशन अगर अच्छा है तो ओवरऑल हमारी बॉडी में ब्लड का जनरेशन अच्छा होता है, ब्लड का फॉर्मेशन अच्छा होता है, हड्डी मांस वीर्य सब बहुत अच्छे से बनता है, एंड सफिशिएंट रेस्ट, सो दैट इज ऑल्सो इक्वली क्रिटिकल कि हम अपने सारे ऑर्गन्स को रेस्ट दें जिससे ओवरऑल हमारे सारे सिस्टम्स की रीजनरेशन अच्छा हो एंड उन्हें पूरा बेनिफिट मिले। So that was all which we wanted to cover in this session. So I'm just keeping it open for any kind of questions if you have, so that we can start answering. अगर कोई आपके सवाल हैं किसी भी बारे में तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। We are keeping the floor open for 5 to 10 minutes. जीन्स के बारे में जैसे मैं बता रहा था, आज ही सुबह आई वाज टॉकिंग टू वन पेशेंट। सो आजकल विटिलिगो की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अगर आप जीन्स की वजह से आप किसी भी बीमारी को एक्सेप्ट ना करें, राइट, डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग ऑन द नेम ऑफ जीन्स। चीजें जीन्स में हमारे ट्रैवर्स करती हैं, बट वी जस्ट नीड टू एंश्योर कि हम अपने 6 की जो हमारे एलिमेंट्स हैं, लाइक प्रॉपर न्यूट्रिशन, रेस्ट, अ गुड नर्वस सिस्टम एंड अ वेरी गुड डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट कैन हेल्प कि हमारे जो जीन्स में अगर कोई वायरसेस हैं या कोई हमारे पास सेंसिटिविटीज हैं, दैट विल नॉट बी ट्रिगर्ड। सो जेनेटिकल थिंग्स कैन ऑल्सो बी अवॉइडेड। सो वी जस्ट नीड टू टेक केयर कि हम उसको मेंटली एक एक्सेप्टेंस नहीं ले रहे हैं, एंड वी आर गिविंग आवर लेवल बेस्ट टू जस्ट इंश्योर दैट वी आर फाइटिंग बैक विद ऑल दीज डिजीजेस। If there is no question, then we can close the session. So thanks all, thanks for joining, and feel free to write us over the email or call us for any kind of queries. We are available on our website, on our email, and feel free to reach out to us. Thank you. Thanks everyone.